हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। रोज़ की तरह आज भी मैं खाना लेने आंटी के घर गया था। जब मैं घर पहुंचा तो आंटी नाइटी पहनकर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने आंटी से खाना पैक करने को कहा था। वो कहने लगी, खाना थोड़ी देर में लेकर चले जाना, पहले तुम ज़रा मेरे पैर दबा दो। मैंने कहा, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं घर पर अकेली हूँ और तुम्हारे अंकल तो दुकान पर है ना। मैं वहीं बैठकर आंटी के पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नज़रें नीची थीं। अचानक आंटी बोली, एक बात तो बताओ जुनैद, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? वो कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, आंटी कैसी बातें करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों के चोचले हैं। आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं। वो कहने लगी, अच्छा, इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो? उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया था। वो कहने लगी, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा, आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहने लगी, अरे बुद्धू, अब क्या सब कुछ मैं खुलकर बताऊं? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है। दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो, और दिमाग देखो बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना कहकर आंटी मुझे अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया ये आप इस कहानी में जानेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम जुनैद है और मेरी उम्र 16 साल है। मैं अहमद अंकल के पास काम करता हूँ। मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हालात और तंगी होने की वजह से मैं एक मजबूत जिस्म का मालिक हूँ। अहमद अंकल मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं हैं, बस मैं उनके पास काम करता हूँ। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े भी हैं, इसलिए मैं उनको अंकल कहता हूँ और उनकी बीवी को आंटी कहता हूँ। तकरीबन 5 साल पहले मैं उनके पास आया था और उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल का था। तब से लेकर आज तक मैं उनके पास ही हूँ और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनके पास काम करता हूँ। इसी वजह से अंकल मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं और वो मुझ पर पूरा भरोसा भी करते हैं। अहमद अंकल की फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है और बीवी है। उनकी बीवी बहुत ही कम उम्र है। अंकल की उम्र 55 साल के करीब है और उनकी बीवी की उम्र तकरीबन 30 साल की है। उन दोनों की उम्र में इतना फ़र्क क्यों है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी बड़ी बेटी 10 साल की है और बेटा 7 साल का। उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। यही वजह थी कि उनके घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मुझे उनके घर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी और उनके घर का तमाम सामान मैं ही लाया करता था। यानी कि अहमद अंकल मुझे अपने घर का मेंबर ही समझते थे। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था, तब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शायद ऐसे ही चलता रहता, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हालात और जज्बात दोनों ही बदल गए और मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। हुआ कुछ यूँ कि मैं रोज़ के मुताबिक घर का सामान लेकर अहमद अंकल के घर पहुंचा। मेरे 2-3 बार दस्तक देने के बावजूद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कोई जवाब दिया। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो वो बंद नहीं था। फिर मैं खुद ही गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया और बिना झिझक के किचन की तरफ सामान रखने के लिए चल पड़ा। मैं अभी किचन के करीब पहुंचा ही था कि मुझे किचन के पास बने हुए बाथरूम से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं वहीं पर रुक गया। मगर इस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ें किस तरह की हैं, क्योंकि वो सिसकियाँ किसी के रोने की तो नहीं लग रही थीं। वो तो एक अलग तरह की आवाज़ें थीं जिसको मैं समझने से बिल्कुल अनजान था।
कुछ देर तो मैं यूं ही खड़ा रहा, मगर जब आवाज़ें काफ़ी तेज़ आने लगीं तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं बाथरूम की तरफ जाने लगा। अभी मैं दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो गई। तो मैं दोबारा किचन की तरफ आ गया और सामान रखने लगा। मैं सामान रखकर बाहर निकल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंदर से आंटी को निकलते हुए देखा। मगर जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो एकदम से वो सकपका गईं और लाल पीली होकर गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर कब आए? उनके इस तरह पूछने पर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था और हकलाकर बोला कि आंटी बस अभी आया था, क्योंकि बाहर खड़े होकर मैंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाया था, मगर जब कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं खुद ही अंदर आ गया। मेरी ये बात सुनकर आंटी खामोश हो गईं और किचन की तरफ चली गईं। उस वक्त घर में आंटी के अलावा और कोई नहीं था। खैर फिर उन्होंने मुझे खाना पैक करके दिया तो मैं खाने का टिफ़िन लेकर सीधा दुकान की तरफ चल दिया। दुकान पर पहुंचने के बाद मेरा पूरा ध्यान आंटी की तरफ ही था कि आखिर आंटी बाथरूम में ऐसा क्या कर रही थी और वो ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रही थी। पूरा दिन सोचने के बावजूद भी मैं इस बात को नहीं समझ पाया था, तो मैंने उस ख्याल को ही अपने जहन से निकाल दिया और सारा ध्यान अपने काम की तरफ कर लिया। मगर दूसरे दिन जब मैं खाना लेने आंटी के घर गया तो मैंने उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस किया। मतलब कि जिस तरह वो आज मुझे दिख रही थी, पिछले 5 सालों में उन्होंने मुझे ऐसे कभी नहीं देखा था। जब तक मैं वहाँ खड़ा रहा उनका ध्यान मेरी तरफ ही था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खाने का टिफ़िन पैक करके मेरा हाथ पकड़ा दिया, जिसको लेकर मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अभी मैं घर से बाहर निकला ही था कि उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी, तो मैंने मुड़कर उनके पास आ गया और बोला कि आंटी जी कहिए। तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे गले लगाकर मेरे गाल पर किस कर दिया। उनके अचानक से ऐसा करने से मैं तो एकदम सकपका गया और डर भी गया था। फिर कुछ देर बाद वो अलग हो गई और मुझसे कहने लगी, जुनैद अब तुम कितने बड़े हो गए हो और कितने खूबसूरत भी लगते हो। चलो अब तुम जाओ, मगर ये बात अपने अंकल या फिर किसी और को मत बताना। तो मैंने ना में सिर हिला दिया और उनके घर से निकल गया। मगर पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि आखिर आज आंटी को हुआ क्या था, और यही सोचते सोचते मैं दुकान पर पहुंच गया। अब मेरा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, मगर इस बात को सोचकर मैं अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा था और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता। अगले दिन संडे का था और अंकल संडे को दुकान बंद रखते थे, जिस वजह से सारा दिन मैं अपने घर पर ही रहता था। दूसरे दिन सुबह जब मैं दुकान पर गया तो मेरे पहुंचते ही अंकल मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी आंटी को घर का कुछ सामान मंगवाना है, इसलिए तुम अभी घर चले जाओ। तो मैं अंकल की बात सुनकर खुशी खुशी दौड़ता हुआ उनके घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो आंटी ने ही दरवाज़ा खोला, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे। उस वक्त आंटी घर पर बिल्कुल अकेली थी। फिर उन्होंने मुझे देखा तो अंदर आने को कहा। उनके इशारे पर मैं अंदर चला गया तो वो दरवाज़ा बंद करती हुई कमरे की तरफ चली गईं, मगर मैं सहन में ही खड़ा रहा। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी, जुनैद वहाँ पर क्यों खड़े हो, अंदर कमरे में आ जाओ ना। उनके कहने पर मैं भी कमरे में चला गया। पहले तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और फिर कहने लगी, तुम बैठो, मैं अभी आई। और ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गईं। मैं सोफे पर बैठकर उनके आने का इंतज़ार करने लगा। फिर जब वो अंदर आईं तो उनके हाथ में 2 गिलास जूस के थे। फिर एक गिलास उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दिया तो मैंने बोला, आंटी इसकी क्या ज़रूरत थी। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, पी लो, सुबह का वक्त है और वैसे भी अभी तुमको बहुत मेहनत वाला काम करना है। उनकी ये बात सुनकर मैं तो सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता है। फिर हम दोनों जूस पीने लगे। तो जूस पीते पीते आंटी मुझसे कहने लगी कि उस दिन वाली बात तुमने किसी को बताई तो नहीं है।
میں ان کی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ وہ کون سی بات کر رہی ہیں، مگر میں انجان بنتے ہوئے ان سے بولا، کون سی بات آنٹی؟ تو وہ کہنے لگیں، ارے اتنی جلدی بھول گئی؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب تم 3 دن پہلے کھانا لینے آئے تھے اور جاتے ہوئے میں نے تمہیں گلے لگا کر پیار کیا تھا؟ تو میں بولا، جی جی یاد ہے آنٹی جی، مگر یہ بات میں کسی کو بھلا کیوں بتاتا، اور ویسے بھی یہ بات مجھے یاد بھی نہیں تھی، ابھی آپ نے ذکر کر دیا تو یاد آ گئی۔ میرے یہ کہتے ہی وہ اٹھیں اور میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئیں، پھر مجھ سے کہنے لگیں، دیکھو ابھی تم میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کون سی بات چھپانے والی ہے اور کون سی نہیں، کیونکہ جو کام میں تم سے لینے والی ہوں اس کا ہرگز بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ مجھے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھیں اور میں ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، مگر اس وقت میرے اندر کئی طرح کے سوال چل رہے تھے کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب یہ سب باتیں وہ مجھ سے کہہ چکیں تو میں نے ان سے کہا کہ آنٹی آپ بالکل بے فکر رہو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جس بات کا منع کریں گی وہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ ایک دم سے مسکراتے ہوئے بولی، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، اور یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئیں۔ مگر حیرت کا پہاڑ تو مجھ پر اس وقت ٹوٹا جب آنٹی نے پیروں کی مالش کرنے کو بولا، کہنے لگیں، آج کام بہت زیادہ تھا نا، اس لیے بہت زیادہ تھک گئی ہوں، پلیز جنید تھوڑے سے پیر دبا دو۔ میں نے کہا، آنٹی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگیں، فکر مت کرو، یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں بولے گا، میں گھر پر بالکل اکیلی ہوں، اور تمہارے انکل دکان پر ہیں۔ میں وہیں پر بیٹھ کر ان کے پیر دبانے لگا۔ پیر دباتے وقت میری نظریں ایک دم نیچے تھیں۔ اچانک آنٹی بولی، اچھا ایک بات بتاؤ جنید، کیا تمہاری کوئی سہیلی ہے؟ میں نے کہا، سہیلی؟ میں سمجھا نہیں آنٹی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ کہنے لگیں، ارے بدھو، میرا مطلب ہے کہ کوئی گرل فرینڈ ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، آنٹی کیسی باتیں کرتی ہو، میں اس ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں، اور ویسے بھی یہ گرل فرینڈ کے چوچلے تو امیروں کے ہوتے ہیں، آپ تو ہمارے گھر کے حالاتوں کو اچھی طرح سے جانتی ہیں نا۔ وہ کہنے لگیں، اچھا اس کا مطلب تم ابھی تک کنوارے ہو؟ ان کی یہ بات سن کر میں تھوڑا شرما گیا۔ وہ کہنے لگیں، اچھا تو ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا من نہیں کرتا؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک آنکھ دبائی۔ میں نے کہا، آنٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگیں، ارے بدھو، اب کیا سب کچھ میں کھل کر بتاؤں گی تمہیں؟ تمہارے اندر بالکل بھی سمجھ نہیں ہے، دکھنے میں تو ایک دم گبرو جوان لگتے ہو، اور دماغ تو دیکھو بالکل بچوں جیسا ہے۔ چلو آج میں تمہیں سکھاتی ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں تھوڑا گھبرایا تھا۔ میں نے کہا، آنٹی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں دکان پر جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگیں، ابھی تو آئے ہو، اتنی جلدی کیا ہے، رکو ذرا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے مجھے روک لیا۔ پھر وہ کہنے لگیں، تم جانتے ہو جنید، تمہارے انکل کتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی اور میری عمر میں کتنا فرق ہے، کاش میں غریب گھر میں پیدا نہ ہوئی ہوتی تو اس بوڑھے کے ساتھ مجھے شادی نہ ہوتی۔ اتنا کہہ کر وہ کہنے لگیں، تھوڑے گھٹنے بھی دبا دو نا۔ میں تھوڑا ہچکچانے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی، شرماؤ مت، تم دبا دو۔ اس وقت انہوں نے میکسی پہنی ہوئی تھی اور میکسی کو زیادہ ہی اوپر کھینچ لی تھی۔ اس طرح کا نظارہ میں نے پہلی بار کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ نروس تھا۔ وہ کبھی کبھی باتیں کرتے ہوئے میرے بالوں میں ہاتھ پھرا دیتی، پھر کہنے لگیں، تمہارے انکل تو مجھے خوش کر ہی نہیں پاتے، دکان سے آ کر ہی سو جاتے ہیں، میں تو ابھی جوان ہوں، بھلا میں کہاں جاؤں، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ میں ان کی باتیں سن تو رہا تھا لیکن کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھ سے چپک کر بیٹھ گئیں، پھر نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرنے لگیں۔ کچھ باتیں میری سمجھ میں آتی اور کچھ میرے سر سے اوپر گزر جاتی۔ ان کی اس طرح کی باتوں سے میں اندر سے بہت زیادہ بے چین ہونے لگا تھا۔ میں خود پر قابو نہیں کر پا رہا تھا، آخر میں کروں تو کیا کروں۔ پھر آنٹی بولی، جنید تمہارے انکل کے اندر تو بالکل بھی جذبات نہیں بچے ہیں، لیکن میں تو ابھی جوان ہوں،
میری جوانی مجھے بہت تنگ کرنے لگی ہے، بتاؤ بھلا میں کیا کروں؟ دھیرے دھیرے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی اور میں کچھ نہ کر سکا۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، لیکن آنٹی بہت خوش تھیں۔ کہنے لگیں کافی ٹائم بعد آج میرے دل کو سکون پہنچا ہے۔ جنید، تمہیں بھی اچھا لگا نا؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور نظریں جھکا کر اسی طرح بیٹھا رہا۔ اور پھر اس طرح انہوں نے مجھ سے وہ محنت والا کام کروا ہی لیا جس کی تھکان مجھے 3 دن تک محسوس ہوتی رہی۔ لیکن اس کے بعد سے میں اپنے اندر بہت بڑی تبدیلیاں محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے آنٹی کے گھر آیا تو آج بھی آنٹی اسی کام کے لیے تیار تھی اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مگر اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ انکل کو کیا کہوں گا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی، کیونکہ وہ بڑی بے صبری سے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اس بات کا ذکر میں نے آنٹی سے کیا کہ انکل اتنی دیر لگانے کی وجہ پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگیں تم اس بات سے بالکل بھی پریشان مت ہو۔ آنٹی کافی سمجھدار تھیں تو انہوں نے فوراً سے ایک کہانی تیار کر لی کہ اگر تمہارے انکل پوچھیں تو ان سے کہہ دینا کہ آنٹی کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی اور انہوں نے دوائی لینے کے لیے مجھے بازار بھیجا تھا اور کھانا بھی تیار نہیں تھا جس وجہ سے دیر ہو گئی۔ آنٹی کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں جلدی سے کھانا لے کر سیدھا دکان پر پہنچ گیا، لیکن دکان پر گراہک زیادہ نہیں تھے، لیکن انکل مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کے پوچھنے پر میں نے وہی کہانی سنا دی جو کہ آنٹی نے اپنے دماغ سے بنائی تھی، تو انکل نے بھی اس بات کو سچ سمجھ لیا اور کھانا لے کر کھانے لگے۔ مگر نہ جانے کیوں میں انکل سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ میں انکل کے ساتھ غداری کر رہا ہوں، مگر ساتھ ساتھ میرا دھیان اس ہونے والے واقعے کی طرف بھی جا رہا تھا جو ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں چل رہا تھا، اور ساتھ ہی میں اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے گیا تو آنٹی بہت خوش لگ رہی تھی۔ آج ان کا ایک الگ ہی روپ تھا، مگر میں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی، بلکہ زیادہ دیر تک خاموش ہی رہا، کیونکہ مجھے احمد انکل کے لیے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں آنٹی سے بات کرنے میں ہچکچا رہا تھا، جبکہ آنٹی مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھیں، مگر میری یہ کیفیت دیکھ کر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر کھانے کا ٹفن میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے مجھ سے کہنے لگیں کہ کیا بات ہے جنید، آج تم بہت اداس لگ رہے ہو۔ آنٹی کی بات سن کر میں صرف اتنا ہی کہنے لگا کہ بس ایسے ہی۔ تو وہ کہنے لگیں کل جو تم نے مجھے خوشی دی تھی میں اس کے لیے تمہاری بہت شکر گزار ہوں، اور دیکھو تم کچھ برا مت سوچنا، بس تم میری ضرورت کا خیال رکھو اور میں تمہاری ضرورت کا خیال رکھوں گی، اور اسی طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آنٹی نے 500 کا نوٹ میری جیب میں ڈال دیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے آنٹی کی طرف دیکھا تو آنٹی کہنے لگیں ہم نے بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے اور کسی دوسری سوچ کو دماغ میں آنے کی جگہ بالکل بھی نہیں دینی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو میں نے آنٹی کی اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگیں میں جانتی ہوں کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو، کیونکہ تم اپنے بڈھے انکل کی طرف دیکھ رہے ہو جو کہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کا ایک پیر کیچڑ میں ہے اور دوسرا پیر کیلے کے چھلکے پر، کب پھسل جائے پتہ نہیں۔ اس کے چکر میں اپنی جوانی کیوں خراب کروں؟ میں ایک جوان جہان حسین ترین عورت ہوں اور وہ بڈھا قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ مجھے لگا آنٹی واقعی میرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ اس بات کا بخوبی اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہ میں احمد انکل سے بددیانتی پر شرمندہ ہوں۔ آنٹی نے مجھے اس شرمساری سے نکالنے کے لیے کافی دلیلیں پیش کی اور آخر میں مجھے اس بات پر قائل کر ہی لیا کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا ہے وہ ہماری ضرورت ہے
جس کو بوڑھا انکل پورا نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے دماغ کے لیے دلیلیں بنا لیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے بھی اپنے اس عمل کے لیے کچھ دلیلیں بنا لی تھیں تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں اور اس کھیل کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد تو ہمارا روز کا معمول ہو گیا تھا، اور مجھے بھی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب تو میں انتظار کرتا کہ کب انکل کھانا لانے کے لیے کہیں اور میں آنٹی کے پاس جاؤں۔ پھر ایک دن جب میں کھانا لینے گیا تو آنٹی مجھ سے کہنے لگی کہ اتنے سے وقت میں مجھے صبر نہیں آتا، تم کوشش کرو کہ پورا دن نکالو تاکہ ہم تسلی سے کام کر سکیں۔ تو میں نے ان کو اپنی مجبوری بتائی کہ میں زیادہ وقت کیسے نکال سکتا ہوں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ تو آنٹی کہنے لگی کہ چلو پھر میں ہی کچھ کرتی ہوں، کوئی ترکیب سوچتی ہوں۔ اگلے دن جب میں آنٹی کے گھر گیا تو وہ کافی خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک ترکیب سوجھی ہے جس میں تم کو 3-4 دن کے لیے دکان کی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی اور ساتھ ہی ہمارے گھر بھی آ کر رہنا پڑے گا۔ تب میں نے آنٹی سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ میں تمہارے انکل کو 4-5 دن کے لیے دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں، کیونکہ تمہارے انکل کے چاچا کچھ دنوں سے بہت زیادہ بیمار ہیں، لیکن تمہارے انکل دکان اور گھر کی مجبوری کی وجہ سے ان کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکے تھے۔ اگر تم دکان اور گھر کی ذمہ داری اپنے اوپر سنبھال لو تو تمہارے انکل سے میں اس بارے میں بات کروں گی۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دکان کا سارا کام میں اچھی طرح سے جانتا تھا اور گھر میں رہنا بھی میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، تو میں نے فوراً سے ہاں کر دیا۔ تب آنٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے انکل سے آج رات کو ہی بات کروں گی، لیکن اگر وہ تم سے اس بات کے بارے میں پوچھیں تو انہیں اس بات کا پتہ مت لگنے دینا کہ یہ بات تم پہلے سے ہی جانتے ہو۔ میں نے آنٹی سے کہا آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن جب میں دکان پر گیا تو انکل نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ میں ان کی غیر حاضری میں دکان چلا سکتا ہوں۔ میں نے انکل سے انجان بنتے ہوئے کہا کہ انکل آپ کہیں جا رہے ہو کیا؟ وہ بولے ہاں، میں 3-4 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، جس پر میں نے انکل کو یقین دلایا کہ آپ فکر نہ کرو، میں یہ کام پوری ذمہ داری سے سنبھال لوں گا۔ انکل تو بس تسلی کے لیے پوچھ رہے تھے، ویسے تو وہ جانتے ہی تھے کہ میں دکان کا سارا کام سمجھتا ہوں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے دکان کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی کہ گھر کی ہے، کیونکہ گھر میں بھی تو کسی مرد کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 4-5 دن کے لیے تم ہمارے گھر میں ہی رہ لو۔ میں انکل کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، انکل نے دوبارہ کہا اگر تمہارے گھر والوں کو اعتراض نہ ہو تو میری غیر موجودگی میں تم رات کو ہمارے گھر پر ہی سو جانا۔ تب میں نے کہا انکل آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، بھلا میرے گھر والوں کو کیا اعتراض ہوگا؟ آپ حکم تو کر کے دیکھیں، بندہ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہے۔ میں نے انکل کو پوری طرح سے مطمئن کر دیا تھا، اور انکل کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ ان کے سینے سے ہٹ گیا ہو۔ پھر کچھ سمجھنے کے بعد انکل نے بتایا کہ وہ کل اپنے بڑے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ پھر اس دن جب میں کھانا لینے گیا تو آنٹی کو یہ خوشخبری سنا دی۔ آنٹی تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ پھر شام کو دکان بند کرنے کے بعد انکل نے دکان کی چابیاں میرے حوالے کر دیں اور بتایا کہ وہ 4-5 دن کے لیے اپنے چاچا کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے۔ پھر مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ کل اپنے گھر والوں کو بتا کر آنا کہ میں 4-5 دن تک انکل کے گھر پر ہی رہوں گا۔ میں نے اس بات میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے خیالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، اسی وجہ سے میں رات کو اچھی طرح سے سو بھی نہیں پایا۔ صبح نہا دھو کر تیار ہوا اور 3 جوڑی کپڑے پیک کیے اور گھر والوں کو بتا کر دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورا دن میں دکان پر رہا، دوپہر کو کھانا بھی پاس کے ہوٹل سے ہی منگوا لیا تھا اور بڑی شدت سے شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو میں دکان بند کر کے انکل کے گھر پہنچ گیا۔ آنٹی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھیں اور کوئی رومانٹک سی فلم دیکھ رہی تھی۔
जबकि उनकी बेटी स्कूल का होमवर्क करने में बिजी थी और उनका बेटा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। आंटी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने पहले तो दुकान का सारा हिसाब किताब समझा दिया और सारे पैसे आंटी के हवाले कर दिए। फिर आंटी ने मेरे लिए खाना गर्म करके टेबल पर लगा दिया। जब मैं खाना खा चुका तो आंटी भी दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गईं। आंटी मुझसे कह रही थी कि इसे अपना ही घर समझो, मगर आंटी की बड़ी बेटी बार बार अपनी किताबों से नज़रें चुराकर मेरी तरफ ही देख रही थी। उनके बच्चे मुझे अच्छी तरह से जानते थे और मुझसे काफ़ी घुले मिले हुए भी थे, लेकिन आज पहली बार मैं यूं इस वक्त उनके घर आया था, इसलिए शायद उन्हें कुछ हैरानी हुई थी। आंटी की बड़ी बेटी काफ़ी समझदार थी। उसे इस बात का पता था कि उनका बाप घर पर नहीं है, इसलिए मैं उनके घर पर ही रहूँगा जब तक कि उनका बाप वापस ना आ जाए। अभी मुझे बैठे हुए कुछ देर गुजरी ही थी कि आंटी का बेटा अपने खिलौने को छोड़कर मेरी गोद में आकर बैठ गया और कुछ देर मेरी गोद में ही खेलता रहा और फिर सो गया। आंटी उसे मेरी गोद से लेने के लिए मेरे करीब आईं तो मेरी नज़रें गैर इरादी तौर पर उनकी बेटी की तरफ उठ गईं कि कहीं उसने अपनी माँ को मेरे इतने करीब आता हुआ देख न लिया हो। वो अपने काम में बिजी थी। आंटी उसको मेरी गोद से उठाते हुए बोली कि चलो तुम भी आओ, तुम्हें तुम्हारे सोने की जगह दिखा देती हूँ। मैं खामोशी से उठा और आंटी के पीछे चल दिया। आंटी ने पहले तो अपने बेटे को अपने रूम में लिटा दिया और फिर एक रूम छोड़कर अगले वाले कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारा कमरा है और तुम्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सिवाय मेरे। ये कहते हुए आंटी मुस्कुराईं और एक आंख दबा दी। मैंने कहा ठीक है। मैं भी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखने लगा। मेरे साथ वाला कमरा ही उनकी बेटी का था। कमरा देखकर हम वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। आंटी और मैं काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। जब रात के 11 बजे तो आंटी अपनी बेटी को सोने के लिए कहने लगी। फिर मैंने भी सोने का कहकर उठ गया। सोना किसे था, बस उनकी बेटी को मुतमईन करना था, तो मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। फिर तकरीबन 12 बजे के बाद आंटी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि कमरे में आंटी दाखिल हुई हैं। फिर वो मेरे करीब आईं और मुझसे कहने लगी उठो और मेरे कमरे में चलो, और इस तरह आंटी मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गईं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर आंटी ने अपनी सारी शर्मो हया उतार कर अपने दिल की तमाम ख्वाहिशों को पूरा किया। और फिर इसी तरह आंटी 4-5 दिन तक मेरे साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करती रही, जब तक कि अंकल वापस ना आ गए। काफ़ी सालों तक आंटी और मेरे बीच ये सब चलता रहा। किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। मेरा छोटा भाई आज मेरे कमरे में ही सो गया था, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से मैं वो सब नहीं कर पा रही थी जो मैं आम तौर पर रात को अकेले में करती थी और जिससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। पर मुझे क्या पता था कि आज की रात कुछ ऐसा होगा कि मैं पसीने से नहा जाऊंगी। उसने केवल 2 उंगलियों से ही मुझे पागल करके रख दिया था, और ये सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। अब मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। मेरा नाम लैला है। मैं 28 साल की हूँ और अभी तक कुंवारी हूँ। मैंने शादी नहीं की और सोच रही थी कि शायद शादी ना ही करूँ। एक बार प्यार में धोखा खाया था और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि अब किसी भी मर्द के चंगुल में नहीं फंसूंगी, इसलिए शादी नहीं की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन एक भारतीय लड़की भी हूँ। सुंदर, पढ़ी लिखी और स्मार्ट हूँ। मेरे तन मन में नए ज़माने की खूबियाँ भरी हुई हैं। पर कल रात जो मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ किया, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है, और मेरी सोच भी। अब मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। कल की बात है, मेरा छोटा भाई
जो कि 25 साल का है और इंजीनियरिंग कर रहा है। मम्मी पापा का दुलारा और मेरी तो वो जान है। कल रात खाना खाकर हम लोग कुछ देर टीवी देख रहे थे। फ्री होकर मैं और मेरा छोटा भाई छत पर टहलने के लिए चले गए। मम्मी पापा अपने कमरे में सो गए थे। वो ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पर सोती हूँ और मेरे बगल वाले कमरे में मेरा छोटा भाई सोता है। रात के करीब 10 बज चुके थे तो हम दोनों ही नीचे आ गए। वो मेरे कमरे में आकर बोला, दीदी अभी नींद नहीं आ रही, चलो कुछ बातें करते हैं। हम दोनों ही बेड पर लेट कर बातें करने लगे। बीच बीच में वो अपने मोबाइल से खेल रहा था और मैं भी अपने मोबाइल पर लोगों की डीपी देख रही थी। तभी ज़ोरों की बारिश होने लगी। हमें दोनों को ही बारिश बहुत पसंद है और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। बारिश के मौसम में जब हवा चलती है तो बेहद अच्छी लगती है। थोड़ी देर में वो सोने लगा। मैंने कहा, भाई जा अपने कमरे में, तुझे नींद आ रही है। वो नखरे दिखाने लगा। दीदी तंग मत करो ना प्लीज़। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर 4-5 मिनट के अंदर ही गहरी नींद में सो गया। मुझे लगा अब क्या उसे उठाना, सोने ही देती हूँ। मैं उठी और बाथरूम गई और अपने कपड़े तब्दील किए क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती। फिर मैं आकर बिस्तर पर लेट गई और मोबाइल पर कहानियाँ पढ़ने लगी। आजकल बहुत ही बढ़िया नॉवेल्स पढ़ने को मिल रही हैं। मेरा भाई तो सो गया था और मैं वो सब नहीं कर पा रही थी जो आम तौर पर अकेले में करती हूँ जब मैं अकेली सोती हूँ, पर आज उसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसलिए मोबाइल रखकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन कहानियों की बातें मेरे मन में चल रही थीं तो नींद भी नहीं आ रही थी। रात गहराती जा रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। नींद तो जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर थी और दिमाग में वही कहानियाँ घूम रही थीं जो मैंने सोने से पहले पढ़ी थीं। उस कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचाकर रख दी थी और मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रही थी। पास में ही मेरा छोटा भाई सो रहा था और उसकी मौजूदगी ने मुझे और भी ज़्यादा उलझन में डाल दिया था। अगर वो ना होता तो मैं शायद खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वो सब करती जो मुझे रात के अंधेरे में अकेले करने में आनंद आता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी जब अचानक भाई ने करवट बदली और सीधा हो गया। मेरी नज़र अचानक ही उस पर पड़ी और जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। भाई ने बहुत ही पतली पैंट पहनी हुई थी और उसी की वजह से मुझे ऐसा कुछ नज़र आ गया था जिसे देखकर किसी को भी शर्म आ जाए। पर मेरी हालत तो और भी अजीब थी। शर्माना तो दूर, मैं तो अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। मन में अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। सच कहूँ तो अब मुझसे सहा नहीं जा रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने खुद को नहीं रोका तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे रोक पाना नामुमकिन होगा। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज़ हो गईं और मन में डर समा गया। अगर कुछ हो गया तो भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसकी निगाह में मैं कैसी दिखूंगी। उन सवालों ने मुझे और भी असहज कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन की एक गहरी चाहत मुझे बार बार उस दिशा में धकेल रही थी कि जो कुछ मेरे मन में चल रहा है उसे मैं पूरा कर लूं। मेरे अंदर की जद्दोजहद अब चरम पर थी। हर पल मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन कहीं न कहीं मन के किसी कोने में एक कहानी फिर से उभरने लगी थी और उसकी वजह से मेरी इच्छाएं और भी ज़्यादा बढ़ रही थीं। अब सवाल था कि क्या मैं अपने आप को इस आग में बचा पाऊंगी या फिर वो आग मुझे अपने शिकंजे में कस लेगी। रात का माहौल पहले ही अजीब था और फिर भाई का फ़ोन बजने लगा। शायद व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया था। फ़ोन मेरी ही साइड में ही रखा हुआ था क्योंकि भाई ने उसे चार्जिंग पर लगा दिया था। सोने से पहले भाई तो नींद में डूबा हुआ था,
لیکن فون پر لگاتار میسج آ رہے تھے اور اس کی آواز سے میری بے چینی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے سوچا کہ فون سائلنٹ کر دیتی ہوں تاکہ آواز بند ہو جائے، لیکن ساتھ ہی میرے من میں یہ سوال بھی اٹھ رہا تھا کہ اتنی رات کو کون اسے میسج کر رہا ہوگا۔ مجھے بھائی کے فون کا لاک معلوم تھا، اس لیے بنا کسی ہچکچاہٹ کے میں نے فون ان لاک کیا۔ جیسے ہی میں نے اسکرین پر دیکھا تو پایا کہ اس کا ایک دوست اسے کئی ویڈیو بھیج رہا تھا۔ من میں ایک عجیب سی اتسکتا جاگ اٹھی کہ آخر یہ ویڈیو کس بارے میں ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار دیکھ ہی لوں کہ ان میں کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے ویڈیو چالو کی، میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ باپ رے، میں تو پوری طرح سے ہل کر رہ گئی تھی۔ بھائی ایسی ویڈیو دیکھتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے دماغ جیسے ٹھہر سا گیا۔ اس ویڈیو میں جو کچھ دکھایا جا رہا تھا وہ میں بالکل بھی امید نہیں کر رہی تھی، پر جیسے ہی ایک ویڈیو ختم ہوئی، میرے اندر باقی ویڈیو دیکھنے کی لالسا جاگ اٹھی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اگلا ویڈیو پر کلک کر دیا۔ ایک کے بعد ایک ساری ویڈیو دیکھ ڈالی۔ ہر ویڈیو نے میری حالت اور بھی زیادہ خراب کر دی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں یہ سب کیوں دیکھ رہی ہوں، مجھے یہ اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی رک نہیں پا رہی تھی۔ میرے ہاتھ تو کانپ رہے تھے، پر میری نظریں اسکرین سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ہر بیتتے پل کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں خود سے جوجھ رہی تھی، یہ کیا کر رہی ہوں؟ یہ سوال بار بار میرے دماغ میں گونج رہا تھا، لیکن سچ کہوں تو اب میں خود پر قابو کھوتی جا رہی تھی۔ وہ ویڈیو میرے اندر کی آگ کو اور بھی زیادہ بھڑکا رہی تھی۔ اب میرے اندر ایک عجیب سی ہمت آ گئی تھی، یا کہوں کہ میں اپنی اچھاؤں کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب میں وہی کرنے جا رہی تھی جسے میں لمبے سمے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں دھیرے دھیرے اس کے پاس کھسک گئی اور اس کی سائیڈ میں لیٹ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ من میں ہلچل مچی ہوئی تھی، لیکن میں نے خود کو شانت بنائے رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں نے سونے کا ناٹک کیا تاکہ اگر وہ اچانک جاگ بھی جائے تو اسے لگے کہ میں گہری نیند میں ہوں۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، لیکن چہرے پر شانتی کے بھاؤ تھے۔ پھر میں نے دھیرے سے اپنا پیر اس کے اوپر رکھ دیا، ایسے جیسے نیند میں انجانے میں رکھا ہو۔ کچھ پھل ٹہری اور اس کی حرکت کا انتظار کرنے لگی، لیکن کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ وہ اب بھی گہری نیند میں ہی تھا۔ مجھے اپنے پیر پر اس کی گرماہٹ اور کچھ اور محسوس ہونے لگا۔ اس کا شریر کسک شانت پڑا تھا، لیکن اس کی پینٹ کے اندر جو کچھ کہانی چل رہی تھی، میرے پیر پر اس کا آکار صاف صاف محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی سختی میرے اندر کی بے چینی کو اور بڑھا دی تھی۔ میری دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی اب میرے سامنے تھا، پر میں اب خود کو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ہر بیتتے پل کے ساتھ میری اچھائیں مجھے اور کمزور کرتی جا رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ اگر اب میں نے خود کو قابو میں نہیں کیا تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس سے واپسی ممکن نہیں ہوگی، لیکن اس شن میں میرا دل اور دماغ جیسے ایک جنگ لڑ رہے تھے، اور میں دھیرے دھیرے اپنے دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ میں نے پھر سے اپنے پیر کو ہلکے سے ہلایا، یہ جاننے کے لیے کہ اس کی نیند کتنی گہری ہے۔ کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ اب میرا دماغ دھندلا ہو رہا تھا، اور بس ایک ہی بات من میں گونج رہی تھی۔ رات کی وہ خاموشی اب میرے اندر ایک طوفان لا رہی تھی۔ ہر پل کے ساتھ میری ہمت بڑھ رہی تھی۔ میں نے جو قدم اٹھایا تھا اس کے بعد اب پیچھے ہٹنا مشکل تھا، لیکن جو بات مجھے تب نہیں پتہ تھی وہ یہ کہ میرا بھائی جسے میں گہری نیند میں سمجھ رہی تھی، اصل میں وہ سویا ہوا تھا ہی نہیں، وہ تو شروع سے ہی سونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ میرے ہر قدم کا اسے پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ میں نے انجانے میں جو کیا وہ سب اس نے جان بوجھ کر دیکھا، شاید مجھے اکسانے کے لیے،
भाई अब भी चुपचाप लेटा रहा। मैं पूरी तरह से अनजान थी कि उसकी आंखें बंद होने के बावजूद उसका दिमाग जाग रहा है। मेरे दिल में हलचल मची थी, लेकिन उसकी हरकत न देखकर मैं आगे बढ़ने के लिए और भी उत्साहित हो गई थी। लेकिन ठीक उस पल जब मैं कुछ और करने वाली थी, उसने अपनी आंखें खोल लीं। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। क्या वो जाग गया? जैसे ही ये एहसास हुआ, मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगी। पर मेरे दिल में घबराहट और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। मैं जानती थी कि मैंने खुद को बड़ी मुश्किल में डाल लिया था, लेकिन अब जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। भाई ने मुझे उस हालत में देख लिया था। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसने बिना किसी झिझक के, बिना कोई लाज या कोई शर्म के अपना कदम उठाया। उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लगातार 2 घंटे तक वो मेरे साथ कुछ ऐसा करता रहा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसकी हरकतों ने मेरी दुनिया ही बदल दी। पर इस कहानी का अंत ये नहीं है। वो जो 2 घंटे तक हुआ, उसकी पूरी सच्चाई आपको मैं कहानी के अगले भाग में बताऊंगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद। मेरी सासू माँ को मरे हुए 6 महीने हो चुके थे और मेरे ससुर जी बहुत अकेले रहने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। थोड़े दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि वो मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं तो घर की बात घर में ही रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए मैंने एक दिन ससुर जी के साथ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अनीता है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति का नाम विकास है और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। हमारे परिवार में मैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर रहते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और सब एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। पर अचानक हमारी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई। दरअसल हुआ ये था कि मेरी सासू माँ एक एक्सीडेंट में मर चुकी थीं, जिस वजह से हमारे पूरे घर में शोक की लहर छा गई थी। सासू माँ की मौत के बाद हम सभी अंदर से टूट चुके थे। हमारे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। सासू माँ की मौत के बाद मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। मैं जब भी ससुर जी को देखती थी तो वो अकेले में बैठे बैठे रो रहे होते और सासू माँ को याद कर रहे होते थे। मैं और मेरे पति ससुर जी की इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। हम यही सोचते थे कि काश सासू माँ जिंदा होती तो ससुर जी को ये हालत नहीं होती। मैंने और विकास ने उन्हें बहुत समझाया था कि आप ऐसे मत करो, आप घर के बड़े हो, अगर आप ही टूट जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा। हमारे समझाने के कुछ वक्त बाद तक तो वो ठीक रहते थे, लेकिन अकेले में फिर वो वैसे ही हो जाते थे। इसी तरह से 6 महीने बीत गए थे, लेकिन ससुर जी का अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ समय के लिए हमने ससुर जी को हमारी लखनऊ वाली ननद के पास भेज दिया। डॉक्टर भी हमेशा से यही बताते थे कि अगर हम घटना स्थल वाली जगह से दूर हो जाते हैं तो घटी हुई घटना कुछ पल के लिए हम भूल जाते हैं। मेरे ससुर जी करीब 3 महीने तक लखनऊ में रहे, पर जब वो वापस आए तब भी हमें उनमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। उनमें वैसे तो कोई बदलाव नहीं आया था, पर हाँ, मैंने उनके व्यवहार में एक अजीब सी बात नोटिस की थी। मैंने नोटिस किया था कि वो अक्सर मेरे शरीर को घूरते रहते थे या फिर कभी कभी मुझे छूने की भी कोशिश करते थे। मुझे उनकी यह हरकत बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने पति को फ़ोन करके सारी बातें बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि
अगर मेरे पति ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया तो फिर मैं क्या करूँगी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन तो मेरे ससुर जी ने कुछ ऐसा किया कि मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं जब बाथरूम में जा रही थी तो वहाँ पहले से ही मेरे ससुर जी थे। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी हो गई। मुझे लगा वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे, इसीलिए मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ। पर ये क्या, अंदर से तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं सोच रही थी कि ससुर जी इतना टाइम से बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें बुलाने की भी कोशिश की, पर शायद उन्होंने सुना नहीं। फिर जब मुझे लगा कि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं तो मैं अपने कमरे में आ गई। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि ये सारा मामला अपने पति को बता दूं, लेकिन फिर से मेरे दिमाग में यही आया कि अगर ये मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी। यही सोचकर मैं रात भर जागती रही और मुझे नींद ही नहीं आई। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि इतने दिनों से जो कुछ हो रहा था वो बहुत ही अजीब था। मेरे पति ने मुझे प्यार करने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा आज मेरा मूड नहीं है, और इतना कहकर मैं उनकी तरफ से पीट करके सो गई। मेरी सारी रात जागते हुए निकल गई और दूसरे दिन मेरे पति को शहर से बाहर किसी काम के लिए जाना था। वो 6 दिन के लिए एक मीटिंग में जाने वाले थे। मैंने उनका बैग लगाया और उनका टिफ़िन भी तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे पति अपने काम के लिए निकल गए। अब घर पर मैं और ससुर जी अकेले ही थे। मैं तो डर से कांप रही थी। मेरा तो एक एक पल सदियों जैसा गुजर रहा था। मैंने पूरा दिन घर का काम किया और सारा काम निपटाने के बाद कमरे में आ गई। पिछली रात को मुझे नींद नहीं आने के कारण अब नींद ने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया था। नींद के मारे मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही थीं। दिन के 5 बज रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं गहरी नींद में चली गई। मैं वैसे तो साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से ज़्यादा गर्मी होने के कारण मैं शलवार कमीज़ ही पहन रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से शराबोर हो चुका था और मैं अपने कमरे में आकर पंखे के नीचे लेटी हुई थी। करीब 1 डेढ़ घंटे बाद मैंने महसूस किया कि कोई मुझे अजीब तरह से हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ और सपने में मैं अपने पति के साथ हूँ, लेकिन फिर मैं एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी। मैंने देखा कि मेरे ससुर जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। मैं उन्हें देखकर चौंक गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आपको मुझसे कोई काम था क्या? मेरे ससुर जी बोले, बहू, मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। मैंने तुम्हें बहुत बार आवाज़ें लगाईं, पर शायद तुमने सुना ही नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे कमरे में आ गया। यहाँ मैंने देखा कि तुम आराम से सोई हुई हो, तो मैंने सोचा कि सोई हुई बहू को क्यों उठाना, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। पर इतने में तुम जाग गईं। इन शब्दों में ससुर जी ने अपनी सफाई दी तो मैं झट से बेड से नीचे उतरी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा अपने सर पर लेकर कहा, बाबूजी आप अपने कमरे में जाइए, मैं वहीं पर चाय लेकर आती हूँ। मेरा इतना कहने से उनका दिल टूट गया था। फिर वो अपने कमरे में चले गए। करीब 15-20 मिनट बाद मैं उनके कमरे में एक कप चाय लेकर गई। मैं उनके कमरे में गई तो मैंने अंदर जाकर देखा कि ससुर जी अपने कमरे में बैठकर रो रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं तुरंत डॉक्टर को फ़ोन कर दूं? वो बोले, नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज मुझे तेरी सासू माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे आज उसकी बहुत कमी खल रही है। जब से वो चली गई है तब से मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं किससे अपने मन की बातें कहूँ। मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने दिल की सारी बातें किसी से कहूँ। अब मैं बच्ची तो नहीं थी जो मैं उनके इशारे को ना समझूं। मैं समझ रही थी कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, और अगर आपको कोई बात करनी हुआ करे तो आप मुझसे कर लिया करो। मेरा इतना कहना ही था कि उन्होंने मुझे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया।
मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा था और मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, पर फिर भी मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी। और ससुर जी की इतनी उम्र भी हो चुकी थी कि हम उनकी दोबारा शादी भी नहीं करा सकते थे। अगर हम उनकी दूसरी शादी करा भी देंगे तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे, हमें समाज से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे तो बेहतर यही है कि घर पर ही ये समस्या का कोई हल निकाला जाए। एक बार तो मेरे मन में आया कि अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर की बात घर में ही रहेगी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनका न्योता मन ही मन कबूल कर लिया था। फिर मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े वगैरह निकाल कर उनको दे दिए। थोड़ी देर बाद वो नहाकर वापस आ गए। उन्होंने बनियान और नीचे टॉवल धोती की तरह लपेटा हुआ था। वो मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और मैं भी उनकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुरा पड़ी थी। फिर अगले दिन जब मैं सुबह की चाय देने उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो शायद तौलिए को लपेट कर ही सो गए थे। मैंने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था और ससुर जी बनियान पहनकर सो रहे थे। उनकी इस हरकत से मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और चाय देकर वापस किचन में आ गई। करीब 1-1.5 घंटे बाद वो किचन में आए और मुझसे बोले, बहू ज़रा तेल गुनगुना करके मेरे कमरे में ले आओ और मेरे सर और बदन की मालिश कर दो। इस बार मुझे उनकी ख़राब नीयत पहले ही पता चल गई थी, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं एक कटोरी में तेल गरम करके उनके कमरे में ले गई और उन्हें बोला, बाबूजी ये तेल लीजिए और आप खुद ही लगा लो। मुझे आज बहुत सारा काम करना है और बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं। वो बोले, बहू सर पर तो मैं खुद ही लगा लूँगा, लेकिन पीठ पर मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, इसलिए पीठ की मालिश तुम ही कर दो। इतना बोलकर वो अपने बेड पर पीठ के बल लेट गए। मुझे आज सुबह से ही उन पर बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं फिर भी उनकी पीठ की मालिश करने लगी। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने साइड बदलते हुए कहा, बहू तुम्हारे हाथ खराब हो ही गए हैं तो थोड़ी पेट की भी मालिश कर दो। मैं ना चाहते हुए भी उनकी हर बात मानती जा रही थी और अपने दोनों हाथों से उनकी मालिश कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि काश आज सासू माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मेरा इन 6 दिनों में विकास के बिना इतना बुरा हाल हो गया है तो ससुर जी सासू माँ के बिना कैसे रहते होंगे। मैं इसी सोच में इतनी डूबी हुई थी और सब कुछ वही छोड़कर अंदर भाग आई थी। थोड़ी देर बाद ससुर जी भी मेरे कमरे में आ गए और बोले, क्या हुआ बहू, तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? क्या तुम्हें विकास की याद आ रही है? क्या तुम्हारा उसके बिना दिल नहीं लग रहा है? तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुम्हें जिस चीज़ की भी कमी होगी वो मैं तुरंत पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानता हूँ और मैं तुमसे अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि तुम किसी भी तरीके से दुखी रहो। आखिर तुम भी मेरी लाडली बेटी हो। मैं उनके पैरों में गिर गई। मैंने कहा, ससुर जी मैंने आपको बहुत गलत समझा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी कि आप मुझ पर बुरी नज़र रख रहे हो और इसीलिए मैं आपसे दूरी बना रही थी। पर अब मैं समझ पा रही हूँ कि जब विकास को गए 5 दिन हुए हैं और मैं उसके बिना इतना परेशान हो चुकी हूँ, तो सासू माँ को मरे हुए तो पूरे 6 महीने गुजर चुके हैं। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब से मैं आपकी हर तरह से देखभाल करूँगी और आपकी बेटी बनकर रहूँगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।